नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आरपीएफ, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस समेत एसएससी के अन्य एग्जामों के लिए और स्टेट के एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस है, इन सभी एग्जामों के लिए जो जीएस का पूरा सिलेबस कराने का हमने जो आज हम एक नया जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटी। ठीक है, हमारी हिस्ट्री चल रही है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई है, मेडाइवल भी खत्म होने की ओर है, सिर्फ मुगल साम्राज्य रह गया है, वो चल रहा है बीच में। ठीक है, और उधर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने की कगार पर है। तो आज हम आप लोगों की मांग के अनुसार पॉलिटी इसके साथ साथ शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो इनकी तीनों सब्जेक्टों की मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, देखो पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो ये सभी जो नोट्स हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, और ये जो नोट्स हैं आपको यदि ये हैंड रिटन इसके नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा हिमेश दस्त्री के नाम से, उस पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ सारी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, देखो देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इंडियन पॉलिटी, संविधान की, जो भारतीय संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले देखेंगे कि संविधान कहां से निकल कर आया। देखो सबसे पहले आया था एक रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है और पिछली एनटीपीसी में भी ये चीज पूछी गई है। ठीक है, 1773 में सबसे पहले अंग्रेज पहला जो प्रावधान लेके आए, सबसे पहला जो कानून लेके आए, पहला जो अधिनियम लेके आए, वो लाए थे कब? 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, देखो उसके बाद कब? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लाए? पिट्स इंडिया एक्ट लाए। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है, पहला आता है चार्टर एक्ट 1833 में। उसके बाद उसके 20 साल बाद 1853 में। देखो अंग्रेज क्या थे, अपने जो शासन की, अपने प्रशासन की समीक्षा के लिए प्रत्येक 20 साल में एक क्या है कानून लेकर आते थे। क्या है? कानून लेकर आते थे। तो एक समीक्षा समिति एक गठित की जाती थी। ठीक है, उसकी समीक्षा के लिए। ठीक है, प्रत्येक 20 साल में। ठीक है, तो 1833 में लेकर आए थे चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 में लेकर आए थे। उसके बाद क्या होता है? 1857 का विद्रोह हो जाता है, आपको पता है, और शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश शासन के जो हाथ में चला जाता है। तो उसके बाद क्या है? भारत शासन अधिनियम आने लगता है। भारत शासन अधिनियम कब आया? 1858 में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 1909 में, उसके बाद भी आते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जो जो हम पढ़ेंगे वही बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम जो कि 1909 में आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। किसे? जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम। कब आता है? भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है, फिर आता है 1935 में, और उसके बाद आता है 1947 में। ठीक है, और देश क्या है हमारा? आजाद हो जाता है। देखो बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से देखते हैं भाई। सबसे पहले आ जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया? सबसे पहला प्रावधान था, मैंने आपको बताया था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य को नियमित और नियंत्रित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन के द्वारा। इसमें क्या है? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता प्रदान की। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की क्या है? जो मान्यता प्रदान की। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। क्या है भाई? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। ठीक है, इसमें किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये चीज पूछी गई है, आपके आरओ में पूछी गई है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव सबसे पहले कब रखी गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है भाई, देखो उसके बाद क्या हुआ? इसके एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके अधीन कर दिए गए बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल का हुआ करता था, ठीक है, वो कर दिए गए। ठीक है, अधीन कर दिया बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को। ठीक है, पहला जो गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन देखो यहां से कैसे पूछा जाता है। एक तो हम अलग से पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, वायसराय, गवर्नरों को। ठीक है, इसमें बता देता हूं, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे।
उसके बाद देखो इसमें क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो उसके बाद 1774 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, आपको पता है। ठीक है, और इसके जो न्यायाधीश थे 3+1 मतलब टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इम्पे थे। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इम्पे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाए गए कुछ, क्या? अधिकारियों के द्वारा निजी व्यापार, अधिकारी थे वो यहाँ पर नौकरी के साथ साथ खुद व्यापार शुरू कर देते थे लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, निजी व्यापार भी प्रतिबंधित कर दिया गया और उपहार लेने पर, भारतीयों से उपहार लेने पर भी रोक लगा दी गई। वो बहुत सारी संपत्ति को उपहार के रूप में दिखा देते थे, तो उसे उस पर अंकुश लगाने के लिए उनके निजी व्यापार और उपहार पर रोक लगा दी गई। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा और सीओडी की स्थापना की गई। सीओडी का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ठीक है, और देखो नियंत्रण में क्या है, जो राजस्व है, नागरिक और सैन्य जो मामले हैं इन पर नियंत्रण किया गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले हैं, इन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रण किया गया। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। देखो आगे आ जाता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो इसमें क्या है, इसमें कंपनी के जो कार्य हैं, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य हैं वो पृथक कर दिए गए। मतलब इन्हें अलग डिपार्टमेंट संभालेगा, अलग ऑफिसर संभालेंगे और इसे अलग ऑफिसर संभालेंगे। ठीक है, कंपनी के जो कार्य, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य को पृथक किया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक। ठीक है, किसके तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इस पर नियंत्रण किया गया द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसके द्वारा क्या है, नियंत्रण किया गया कंपनी पर। परिवर्तन की बात देखते हैं तो इसमें क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन जो क्षेत्र था उसे ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। ठीक है, और उनके कार्यों पर नियंत्रण किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का था। किसका था भाई? ब्रिटिश सरकार का था। मतलब इसमें पहले की अपेक्षा और ज्यादा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया आपने। ठीक है, कार्य पृथक कर दिया गया और द्वैध शासन व्यवस्था के तहत नियंत्रण किया गया और बीओसी लाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो आगे आ जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत क्या है, ब्रिटिश भारत का क्या भाई, केंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया? केंद्रीयकरण किया गया। ठीक है, शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया। बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसे शक्तियां दी गई, क्या? नागरिक और सैन्य शक्ति, नागरिक और सैन्य शक्ति उसे प्रदान की गई। ठीक है, अच्छा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अभी आपका कंफ्यूजन दूर करके चलता हूं। ठीक है, और यहां पर क्या है, विधायिका को असीमित शक्तियां दी गई। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति है उसे व्यापार निकाय से प्रशासनिक व्यापारिक शक्तियों से क्या है, प्रशासनिक शक्तियों में इसमें बदल दिया गया। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है भाई, देखो आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। 1800 चार्टर एक्ट 2 बार आए थे, 1833 में और 1853 में। ठीक है, देखो इसमें क्या, गवर्नर जनरल पृथक किया गया। किससे? परिषद के कार्यों से, परिषद के कार्यों से गवर्नर जनरल को पृथक किया गया विधायी और प्रशासनिक कार्यों में, विधायी और प्रशासनिक कार्य को, ठीक है, गवर्नर जनरल से पृथक किया गया। आगे क्या जाता है, सिविल सर्विस की जो भर्ती है, मतलब लोक सेवा आयोग की जो भर्ती है उसकी खुली प्रतियोगिता शुरू होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया भाई कि सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता भर्ती जो है, खुली प्रतियोगिता भर्ती जो है कब शुरू होती है? 1853 के चार्टर के तहत। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति आई और उसने भारतीयों के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, सिविल सर्विस के बारे में हम पहला कौन था, कौन किसने इस्तीफा दिया, कौन बर्खास्त कर दिया गया, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। ठीक है भाई,
आगे देखते हैं, देखो आगे आ जाता आप का विद्रोह हो जाता है। उसके बाद उसकी समीक्षा के लिए क्या 1858 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है। भारत शासन अधिनियम मतलब अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की कमान किसके हाथ में चली जाती है, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली जाती है। इसका कारण आपको पता है, क्वेश्चन पूछा गया है 1858 के भारत शासन अधिनियम का कारण क्या था, 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसमें क्या शक्ति हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शक्ति है, शक्ति जो है वो ब्रिटिश, देखो इधर कर देता हूं, इधर करता हूं, और मैं शक्ति हस्तांतरित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही को। और शासन जो है, अब शासन जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। अब शासन जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। ठीक है भाई, देखो अब आगे देखते हैं। इसमें एक पद का सृजन होता है, एक पद का सृजन इसमें किया जाता है। किसका, राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है। एक पद सृजित किया जाता है राज्य सचिव का, राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है, जिस पर संपूर्ण नियंत्रण होता था, जिसका प्रशासन पर। ठीक है, और सदस्य, ये जो राज्य सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और संसद के प्रति उत्तरदायी था। किसके प्रति, संसद, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इसकी सहायता के लिए, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद के गठन किया गया था। ठीक है, जिसका अध्यक्ष खुद भारत सचिव होता था, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। ठीक है भाई, उसके बाद देखो इसके तहत क्या चीज समाप्त की गई, शासन की द्वैध प्रणाली, शासन की द्वैध प्रणाली जो समाप्त की गई। आगे आ जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आ जाता है, जिसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, किससे, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, देखो एक बार मैं इसे आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखो अन्य नाम क्या है इसका, मार्ले मिंटो सुधार है, जो कि कब आया था, 1909 में। इसमें क्या है, इसमें देखो एक तो सीटों की वृद्धि की गई विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में। पहले सीट 16 थी, उसे बढ़ाकर 60 की कर दी गई, सीटों को बढ़ाकर क्या है 60 कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, इसमें आगे है वायसराय की कार्यकारी परिषद। वायसराय की, देखो वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, जिसमें पहले भारतीय कौन थे शामिल होने वाले, एसपी सिन्हा। ठीक है, और भारतीयों को एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी किया गया, भारतीयों के लिए एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान किया गया था, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। इसमें मुस्लिमों के लिए क्या चीज नहीं हुई थी, स्पेशल हुई थी, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक मतलब अलग से, इनके लिए जो सीटें हैं वो अलग से रिजर्व कर दी गई, ऐसे समझो। ठीक है, मुस्लिमों के लिए। 1919 का भारत शासन अधिनियम, देखो इसका उद्देश्य क्या था, देखते हैं। इसका एक अन्य नाम था, इसका भी एक अन्य नाम था। क्या नाम था इसका अन्य नाम, देखते हैं। देखो इसका अन्य नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसका नाम। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, और पृथक अधिकार दिए गए, पृथक अधिकार इसमें दिए गए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, मतलब यहां पर केंद्र और राज्यों को अलग अलग जो शक्तियां प्रदान की गई। सबसे पहले किसके तहत, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों को पृथक कब किया गया था, भारत शासन अधिनियम कब भाई, 1919 के तहत। आगे देखते हैं, देखो आगे आ जाता है, आगे है शासन की बात करते हैं, तो इसमें शासन द्विसदनीय शुरू हुआ, लोकसभा और राज्यसभाओं की का जो प्रावधान किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। वायसराय की परिषद में 6 में से 3 भारतीयों को शामिल किया गया, 6 में से 3 भारतीयों को शामिल किया गया, किसके तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, अन्य के बारे में देखते हैं। पृथक, इसमें देखो 1909 के तहत क्या है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1919 के तहत क्या है, ईसाई, सिख और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब मताधिकार प्राप्त किया गया, जिसके आधार क्या थे, संपत्ति कर, ये कार लिख दिया है, संपत्ति कर मतलब जो टैक्स देते थे उन्हें मताधिकार, जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी उन्हें मताधिकार, और जो शिक्षा मतलब पढ़े लिखे थे जो, ठीक है, उन्हें भी मताधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत क्या क्या स्थापित होते हैं, देखो लंदन में भारत का उच्चायुक्त की स्थापना होती है, और 1926 में इसी अधिनियम के तहत यूपीएससी का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है भाई,
यूपीएससी का गठन किया जाता है भाई। ठीक है भाई, देखो ये आपका हो गया भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम हो गया भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे आ जाता है हमारा 1935 का 19 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, देखो इसमें क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत इसी को माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम को ही माना जाता है। ठीक है, इसका गठन जो पूर्व उत्तरदायी सरकार के रूप में किया गया था, पूर्व उत्तरदायी सरकार के रूप में इसका गठन किया गया था। देखो इसी के तहत देखो तीनों सूचियां जोड़ी गई, जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, तीनों सूची इसी के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वायसराय को प्रदान की गई, अवशिष्ट शक्तियां हैं इसके तहत वायसराय को प्रदान की गई थी। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन इसमें क्या हुआ, केंद्र सरकार में शुरू किया गया और राज्यों में समाप्त किया गया। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त करके द्वैध शासन को केंद्र में शुरू किया गया था। देखो भारत परिषद को इसके तहत समाप्त किया गया। ठीक है, विस्तार किया गया मताधिकार का। अब जो 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था 1935 तक 10% भारत की जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसके तहत किस किस की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई, हेल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम के तहत 1937 में, जो बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट बनता है। संघीय न्यायालय यही आगे जाके सुप्रीम कोर्ट बनता है आजादी के समय। ठीक है भाई, आगे समझ में 1935 का भारत शासन अधिनियम है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है 1947 भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम अब आ जाता है आपके सामने। देखो इसकी घोषणा जो है 20 फरवरी 1947 को की गई थी, उस समय के पीएम क्लीमेंट एटली के द्वारा। ठीक है, देखो इसका विरोध किया गया था किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों, क्योंकि विभाजन की मांग इनकी थी कि हमें 2 पार्टों में बांट के जाओ, नहीं ये हमें जीने नहीं देंगे। ठीक है, विभाजन योजना जो माउंटबेटन के द्वारा उस समय के वायसराय थे, 3 जून 1947 में जो क्या है